हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या हम बोल सकते हैं एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एजुकेशन बिगेन एट द एज ऑफ 8 टिल द एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स रिमेन इन ए स्टेट ऑफ श्रमणा. After attaining of age of 20, he will qualify to become a monk. Education was imparted through the medium of Pali. Pali क्या थी, इनकी लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद है इसमें आता है प्रवजा, जो रिचुअल है, संस्कार किया जाता था। उसके बाद होता था उपसंपदा संस्कार, रिचुअल। उसके बाद आता था ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वुमेन और वोकेशनल एजुकेशन। आज हम जो बुद्धिस्ट, हमारा जो बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा है, या हम बोल सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज तो आप इसको, मेरे जो मैं बोल रही हूँ, इसको आप अच्छे से सुन लो और आपको एकदम से सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो लिख के भी बता दिया है, बाकी आता है सबसे पहले कि जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो पहला था शिक्षा का माध्यम, या जो हमारा हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है, या हम बोल सकते हैं एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ पाली। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि प्रोफेसर पी.डी. पाठक के अनुसार शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा ही थी, परंतु वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज मैं बोलूँगी, आप बस सुनते जाओ। दूसरा है छात्र योग्यता। बौद्ध काल में हम बोल सकते हैं कि बौद्ध काल में विद्या आरंभ करने के लिए 8 वर्ष की आयु थी, और 12 वर्ष की आयु तक वो भ्रमण की स्थिति में, जो स्टूडेंट है कैसे रहता था, भ्रमण की स्थिति में रहता था, मतलब घूमता रहता था, और 20 वर्ष की आयु के पश्चात वह भिक्षुक बन जाता था। यही मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद है इस हमारी जो शिक्षण पद्धति थी, हमारा जो टीचिंग मेथड था, वो कैसे थे। इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। ठीक है, ओरल थी। इस टाइम में रटने पर बल दिया जाता था। हमारे जो डिबेट्स हैं, वाद विवाद हैं, जो हमारा डिस्कशंस हैं, जो हमारे मतलब एक्सप्लेनेशन हैं, या हम बोल सकते हैं लेक्चर मेथड के द्वारा जो है उनको पढ़ाया जाता था। कौन से, हमारे बौद्ध काल में। शिक्षक जो है विद्यार्थियों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और कुशलता से उनकी उन्नति के पथ पर अग्रसर करते थे। भाई आप उन्नति करो, मेहनत करो, इस तरह से शिक्षक उनको कहते थे। गुरु शिष्य, है ना, गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो बहुत ही आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसमें गुरु और शिष्य के मधुर संबंध थे। छात्र अपने गुरुओं की सेवा करते थे और गुरु के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखते थे। ठीक है, गुरु भी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर उनके विकास के लिए सदैव जो है आगे रहते थे। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा प्रवजा रिचुअल, जिसको बोलते हैं प्रवजा संस्कार। प्रवजा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, गोइंग आउट। इस संस्कार का अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार एवं पूर्व परिस्थिति, मतलब जो भी उसकी स्थिति थी, उसका परित्याग करके किस में प्रवेश करते थे, संघ में प्रवेश करते थे, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा लेनी थी, जिसके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुक बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। प्रवजा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केश, मतलब अपने बाल मुंडाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था, और विनय पटक के अनुसार बालक अपने सिर को मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को स्पर्श करता था, और उसके सामने मतलब चौकड़ी लगाकर या लाठी मारकर
भूमि पर बैठ जाता था। ठीक है, मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 मतलब जो है वो वचन लेता था। वो क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इस शपथ के साथ ही 10 उपदेश दिए जाते थे, जो कि कौन कौन से थे? पहला था चोरी ना करना, दूसरा था जीव हत्या ना करना, तीसरा था असत्य ना बोलना, चौथा था मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, पांचवा था ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, फिर 6 था वर्जित समय में भोजन ना करना, अशुद्धता से दूर रहना, नित्य संगति आदि से दूर रहना, सोने चांदी का दान ना लेना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग ना करना। देखो, ये जो प्रव्रजा संस्कार है इसमें ये बातें बोली जाती थी। तो ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये किताबों में लिखी हुई है, वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता था उपसंपदा संस्कार। जो हमारा उपसंपदा संस्कार था, है ना, इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र को मत छोड़ना अनिवार्य होता था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। मीन्स कि जब वहाँ पे उसका वो पूरा हो जाता था और उसके बाद अगर वो उसी संघ में रहना चाहता है तो वो रह सकता था। संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षुओं के निर्णय के अनुसार बनता था। मीन्स कि संघ में वो तभी रह सकता था अगर जो और छात्र भिक्षुक हैं उसको बोलते थे कि हाँ हाँ हम मानते हैं कि ये हमें यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य के साथ श्रेष्ठ भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। ठीक है, उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षु को संघ में रहने के जो कठिन नियम हैं उनका पालन करना पड़ता था। ये नियम कौन कौन से हैं? उपसंपदा संस्कार के जो नियम हैं वो ये थे: वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, स्त्री समागम, चोरी और हत्या से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना, साधारण वस्त्रों को धारण करना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना। ठीक है, ये उपसंपदा संस्कार में ये सब चीज़ें थी। उसके बाद है हमारा कि जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा थी, वोकेशनल एजुकेशन थी। बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे औषधि, विज्ञान, कताई, बुनाई, भविष्य, है ना, कथन आदि। ये जो है क्या है? इसके साथ ही डॉक्टर सुरेश भटनागर के अनुसार बौद्ध काल में लेखन, गणना, रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन, हस्तज्ञान, इंद्रजाल, है ना, मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं को बोली का ज्ञान, पशुओं की बोली होती थी ना पहले, है ना, ये सब भी दिया जाता था, या धनुर्विद्या, ये सब जो है इस तरह की शिक्षा जो है दी जाती थी। कब? जो वोकेशनल एजुकेशन थी। उसके बाद है कि स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जा